पहले सेवंथ पेपर सेवंथ कुछ बता देते हैं। क्लास बहुत लंबी नहीं होगी क्योंकि हम लोग को बेयर एक्ट थोड़ा सा रुको बोल रहे हैं, बता रहे हैं। देखो, फर्स्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जो हमने बेयर एक्ट में पढ़ा है वही क्वेश्चन आंसर में भी आएगा। उसके बाद शायद सेकंड में फैमिली लॉ है, कुछ तो है। और एक थर्ड, मतलब मान लो कि हम लोग चलते हैं दूसरा नंबर पे, फैमिली लॉ में हिंदू लॉ है। और फिर हम मान के चलते हैं कि तीसरे नंबर पे कॉन्स्टिट्यूशन होगा सिलेबस में। चौथे नंबर पर टॉर्ट था, जो कि अभी बोलना मत, हम तो कट कर रहे हैं, ठीक है। पांचवें नंबर पर हिंदू लॉ, मान लो कि आईपीसी था, अब नया लागू हो गया बीएनएस। एंड सिक्स्थ नंबर पर एंड सेवंथ नंबर पर इंटरनेशनल लॉ। एंड सेवंथ पर लीगल लैंग्वेज। नाउ इसका बियर एक्ट हो गया है, और आई थिंक इसका 2 से 3 क्वेश्चन भी हो गया है। तुम्हारे एग्जाम में 5 आएंगे और हमको 8 कराना है, ठीक है। और उस 8 में से 5 आ जाएगा। तुम्हारे एग्जाम में 10 आएंगे और उसमें से 5 करना रहेगा। तो 8 से 10 हम करा देंगे, उसमें से 5 आ जाएगा। हिंदू लॉ में लगभग 4 वेयर एक्ट है। 3 वेयर एक्ट हमने पूरा कर लिया है। चौथा में से एक क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा बड़ा है। थोड़ा सा बड़ा मतलब 1 दिन की क्लास या 2 दिन की क्लास है। मेरी हेल्थ अच्छी होती तो चारों वेयर एक्ट 1 दिन का था। हम लोग थोड़ा डीपली पढ़ते हैं, तो चौथा वेयर एक्ट अभी हम होल्ड कर दे रहे हैं, क्योंकि हो सकता है दिसंबर लास्ट में एग्जाम हो या जब भी हो, क्योंकि हमको बाकी सब भी करना है। ये जो 3 बेयर एक्ट पढ़े, इन्हीं बेयर एक्ट में से सिर्फ क्वेश्चन आएगा। फिर भी हम लोग इसमें से लगभग 4 क्वेश्चन आंसर किए हुए हैं, और चारों क्वेश्चन आंसर में से कम 4 नहीं किए, 5 किए हैं। और 5 में से कम 3 आ जाएगा, लेकिन अभी हम पूरा करेंगे उसको। कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट हो गया है। टॉर्ड का पूरा बेयर एक्ट है नहीं, पूरा नोट्स हो गया है। और काट दो इसको, ये सिलेबस से हट गया। अगर सिलेबस में शुरू से ही हट गया होता तो अभी तक हम लोग का सिलेबस पूरा हो गया था, पूरा पूरा। चलो, आईपीसी हमने पढ़ा ही नहीं था, सिलेबस में था तब भी। हमने पढ़ा था बीएनएस का बेयर एक्ट, और क्या हुआ कि बाद में चेंज होकर यही हो गया। वेरी गुड। इसका क्वेश्चन आंसर करा दे रहे हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बेसिक आना चाहिए, इसलिए करा दे रहे हैं। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन का भी मैंने 3 क्वेश्चन आंसर कराया हुआ है, और सब सीरीज में है, बाकी कराएंगे। फिर आया इंटरनेशनल लॉ का, इसको हमने नहीं छुआ है, और इसको हम कराएंगे 30 दिसंबर से, सॉरी 30 नवंबर से। 30 नवंबर से इंटरनेशनल लॉ कराएंगे, ठीक है। लीगल लैंग्वेज 1 दिन की चीज है ये। और देखो 1 दिन की चीज कैसे है। अब आज से हम शुरू करेंगे बीएनएस का क्वेश्चन आंसर, 2 क्वेश्चन आंसर 1 डे। और इसके बाद हम जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन में चूंकि आधा लगभग 3-4 हो चुका है, देखना पड़ेगा कितना हुआ था, ठीक है। बाकी कवर कर लेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में फिर यहीं पर केस बता देंगे अलग से। लास्ट क्लास में कॉन्स्टिट्यूशन के 7 या 8 इंपॉर्टेंट केस बताएंगे, वो तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन में भी हो जाएगा, और उसी पर तुम्हारा 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन लीगल लैंग्वेज में हो जाएगा, ठीक है। और 2 ऐसे बता देंगे, टॉपिक को तुमको तैयार करना पड़ेगा बस तुमको। हम 7th पेपर में हमको सिर्फ केस बताना है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हो जाएगा। और मैक्सिमम जो हम लोग टॉट पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से हम बताएंगे, एक क्लास लेंगे बस। और तो आज हम लोग करेंगे, पहले बीएनएस शुरू करेंगे। बीएनएस कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद हम लोग, यस वेट, हम लोग इंटरनेशनल लॉ का, एक बेयर एक्ट, सॉरी, देखो बीएनएस करेंगे, इसका बेयर एक्ट कंप्लीट है, क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट भी कंप्लीट है, आधा क्वेश्चन आंसर है, लेकिन इसके बाद इसको करेंगे। फिर इंटरनेशनल लॉ, चूंकि इसको हम लोग छुए ही नहीं, टॉट करने लगे थे टॉट, इसको करेंगे क्योंकि इसको बिल्कुल नहीं छुए हैं। ये 3 होने के बाद हम लोग जाएंगे नहीं, हिंदू लॉ पे, क्योंकि हिंदू लॉ में लास्ट एक बेयर एक्ट का थोड़ा सा बचा है, नहीं पढ़ेंगे उसको तभी कोई बात नहीं, लेकिन बेयर एक्ट पढ़ के और इसमें क्वेश्चन आंसर पढ़ना है। तो हो गया 1 2 3 4,
और पांचवा है तुम्हारा संविदा अधिनियम, जिसका हमने पूरा बेयर एक्ट पढ़ा हुआ है, और कम से कम 3 इंपॉर्टेंट। संविदा अधिनियम का एकदम लास्ट में करेंगे, ठीक है, एकदम लास्ट में करेंगे, और तुम्हारे एग्जाम के एकदम शुरू में रहेगा तो अच्छे से याद हो जाएगा। चलो क्वेश्चन आंसर करते हैं, अपनी सीरीज खोलो और बताओ पहला क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, हम बता रहे हैं तुमको। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है कि अपराध की परिभाषा दीजिए। भव्य भव्य वाले नोट से बता रहे हैं, क्योंकि दूसरे वाले नोट्स में दूसरा था, ठीक है, तो इसी को कर लेते हैं, क्योंकि इस सब में क्वेश्चन ऊपर नीचे होगा। परिभाषा आवश्यक तत्व, और ठीक है, इसको पहले करते हैं। अब देखो, जो चीज़ें इसमें बताऊंगी अगर तुम्हारे नोट्स में होगा उसको हाईलाइट कर लेना। हो सकता है शब्द कुछ और हो लेकिन मतलब वही होगा, ठीक है। अगर तुमको लिखना भी है जो हम बता रहे हैं तो अभी तुरंत मत लिखना, भी बस सुनती जाओ, क्योंकि हम एक नोट्स क्लास में भेजते ही हैं, वहाँ से जूम करके अपना कीवर्ड में अपना पेज में लिख लेना, कहीं पे एक छोटी सी कॉपी बना के वहीं पे लिख लेना, क्वेश्चन ऊपर लिख लेना, उसके नीचे शॉर्ट में आंसर लिख लेना, तो तुम्हारा शॉर्ट आंसर तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है अपराध की परिभाषा, ठीक है ना। देखो, अपराध की परिभाषा, सॉरी कलर दूसरा लेते हैं, डार्क कलर लेते हैं, ठीक है। अपराध की परिभाषा लिखते समय हम 2 परिभाषाएं लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे अपराध, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा तुम्हारी बुक में दिया होगा कि प्राचीन काल से समाज में जो है बुराइयां वगैरह वगैरह, ठीक है, और हमेशा से बुराइयां थी तो दंड का प्रावधान था पहले, और उसके बाद जानवरों को भी दंडित किया जाता था, इत्यादि। चलो, तो पहले हम अपराध की नॉर्मल परिभाषा लिखते हैं, फिर हम अपने बीएनएस के अनुसार परिभाषा लिखेंगे। तो अपराध की सामान्य सी परिभाषा जो तुम्हारे बेयर एक्ट में दी होगी उसको लिख लेना, नहीं तो ये लिख दो। ये परिभाषा हम यहाँ लिख दे रहे हैं, एक परिभाषा हम यहाँ लिख दे रहे हैं और दूसरी परिभाषा तुम्हारे नोट्स में लिखिए तो नहीं लिखेंगे। ऐसा कोई कार्य या कृत्य, चलो, ऐसा कोई कार्य या कृत्य, ठीक है, ऐसा कोई कार्य या कृत्य तो कार्य लिख लेते हैं, कार्य या कृत्य जो कानून, नियम या नैतिकता के विरुद्ध हो। नैतिकता मतलब मोरलिटी, हमेशा नैतिकता के विरुद्ध चीजें अपराध नहीं होती हैं। और उसके लिए सजा, और उसके लिए कानूनी कार्यवाही के तहत सजा का निर्धारण हो, सजा अर्थात दंड का, ठीक है। अब देखो, ये सामान्य परिभाषा हो गई। अब हम तुमको फटाफट समझाते हैं। देखो, कोई कार्य कृत्य, ठीक है, जब तुम बीएनएस पढ़ोगी, ठीक है, जब तुम बीएनएस पढ़ोगी तो सबसे पहले बीएनएस के सेक्शन 2(1) में कार्य को परिभाषित किया गया है, और कार्य का मतलब होता है वह कार्य जो आपको नहीं करना चाहिए था विधिक रूप से, बट आपने कर लिया, ठीक है, तो वो अपराधी श्रेणी में जाएगा। और 225 में जाओगी तो वहां लोप परिभाषित है। तो लोप भी एक प्रकार का कार्य है। लोप क्या है? जब कुछ करने की आपकी लीगल ड्यूटी थी बट आपने उसको नहीं किया, और जहां आपने नहीं किया मतलब आपने उसका लोप कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, एक नर्स की ड्यूटी है कि पेशेंट्स को दवा दें, और नर्स क्या कर रही है? उसका लोप कर दे रही है। और कार्य का क्या अर्थ होगा? जहां आपको कानून कुछ लीगल ड्यूटी है और कानून आपको कुछ कार्य करने से रोकता है, जैसे किसी की हत्या करने से, बट आप वो कर दे रहे हो, तो क्या कर दे रहे हो? आप एक कार्य कर दे रहे हो, अविधिक कार्य कर दे रहे हो, ठीक है ना। हर कार्य और लोप अपराध नहीं होता,
कुछ चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले जो ये कार्य और लोक है, दोनों, ये दोनों क्या होने चाहिए? दंड, बहुत पतला लिख रहा है, क्या होने चाहिए? दंड के अंतर्गत आने चाहिए। जैसे कि बीएनएस में या किसी अन्य विधि में इसके लिए दंड का प्रावधान हो। बीएनएस में जैसे मर्डर हो गया, एग्जाम्पल के लिए हत्या हो गई, चोरी हो गई, और अन्य विधि जैसे पॉस्को एक्ट, ठीक है। किसके विरुद्ध ये कार्य हो सकता है? किसके विरुद्ध ये कार्य हो सकता है? तो पहला है कानून के विरुद्ध। कानून के विरुद्ध कार्य आप कर रहे हो, प्लस हमेशा याद रखना दंड का प्रावधान है। किसी नियम के विरुद्ध आप कार्य कर रहे हो, प्लस दंड का प्रावधान है। तीसरा बहुत अच्छे से याद रखना है, ये वाला, ये तुम्हारे नैतिकता, और इसको तुम लोग को 5-6 लाइन में लिखना है, इसको तुम लोग लिख ले जाओगे। नैतिकता के विरुद्ध भी कार्य क्या होता है? अपराध होता है, लेकिन अगर दंड का प्रावधान हो। अब देखो, हर नैतिकता दंड नहीं होती है, ठीक है। हर नैतिकता अपराध नहीं होती है। नैतिकता मोस्टली समाज पर आधारित होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जारकर्म ले लो। जारकर्म, पत्नी होते हुए भी दूसरे के साथ संबंध रखना, या पति होते हुए भी दूसरे के साथ संबंध रखना नैतिकता के विरुद्ध था। नैतिकता के विरुद्ध था। प्लस आईपीसी में ये पहले दंडनीय था, सेक्शन 377 में, ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि अगर मान लो वाइफ किसी के साथ रिलेशनशिप में है हस्बैंड के अलावा, तो वहां पर मेल को दंड दिया जाता था, औरत को नहीं। लेकिन अगर हस्बैंड, सेम रूल हस्बैंड के लिए भी, वो भी किसी औरत के साथ संबंध में, तो यहाँ पर आदमी को, ठीक है। इनइक्वलिटी के आधार पर इसको समाप्त कर दिया गया। तो पहले ये नैतिकता के विरुद्ध था, प्लस इसमें दंड था। अब भी ये नैतिकता के विरुद्ध है, ठीक है, मोरालिटी के विरुद्ध है, लेकिन अब ये अपराध नहीं है, ठीक है। हाँ, इसके आधार पर, लेकिन इसको तो बीएनएस में जगह भी नहीं दिया गया है, लेकिन डिवोर्स हम ले सकते हैं, तो कुछ आधार दिया हुआ है। अब दूसरा दिखा दे तुमको, सबसे अच्छा एग्जांपल, ठीक है। लिव इन रिलेशनशिप, ठीक है। शुरू में बहुत पहले ये हमेशा से क्या था? मोरालिटी के विरुद्ध था, ठीक है। मोरालिटी के विरुद्ध था, ठीक है। बट ये अपराध नहीं था, लेकिन दंड की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन कुछ ना कुछ जो है मान्यता भी नहीं प्राप्त थी, ठीक है। लेकिन अब देखो, अब भी मोरालिटी के विरुद्ध है, लेकिन आर्टिकल 21 लगा के इसको प्राइवेट, मतलब प्राइवेसी दे दी गई है कि जिसके साथ जिसको रहना रहे, हम क्या करें, है ना। तो बहुत सी चीजें हमें देखने में तो नैतिकता के विरुद्ध लगती हैं, बट वो क्या है? दंडनीय अपराध नहीं है। तो ये 3 चीज हो गई, तो इतनी परिभाषा पर्याप्त है, ओके। उसके बाद एक परिभाषा और हम लिखेंगे, देखो इतना ढेर सारा नहीं लिखना, नहीं तुम लोग को टाइम बीत जाएगा। बीएनएस में अपराध की परिभाषा, ठीक है। और देखो बीएनएस में सेक्शन 224 है, जस्ट लोक के ऊपर, ठीक है। और आईपीसी में भी है, मतलब था सेक्शन 40 में, ठीक, सेम परिभाषा थी, ठीक है। और क्या कहता है सेक्शन 224 क्या कहता है? अगर बेयर एक्ट लियो तो पढ़ना। वो बोलता है कि देखो हम पढ़ रहे हैं, मेरे सामने रखा, हम पढ़ रहे हैं। अपराध उपखंड 1 और उपखंड ख में उल्लिखित अध्यायों और धाराओं के सिवाय अपराध शब्द से इस संहिता द्वारा दंडनीय की
कोई बात अभिप्रेत है, किंतु सेक्शन दो परिभाषा, अपराध की परिभाषा हेडिंग है ये, ठीक है, किसमें, बीएनएस में। ओके, लॉ सेक्शन 24 तुमको हम बता दे रहे हैं। सेक्शन 24 कह रहा है कि इसी चीज में अपराध है सिवाय अपराध है क्या, बीएनएस में दंडनीय हर कार्य अपराध है। दंडनीय हर कार्य अपराध है, याद रखना, जो कार्य दंडनीय है, प्राइवेट डिफेंस दंडनीय नहीं है, अपराध नहीं होगा, ठीक है। बीएनएस में नहीं, सॉरी, बीएनएस, ठीक है, जो भी बीएनएस में दंडनीय है, सिवाय किसके, जो दो खंड दिए हैं, खंड ए और खंड बी। ना एक बात और याद रखना, सिवाय का मतलब यहाँ पूर्ण अपवाद नहीं है, सिवाय का मतलब यहाँ अर्ध अपवाद है। अर्ध अपवाद मतलब कि ये जो ए और बी का ऑप्शन होगा ना, ये दोनों चीजें सिर्फ बीएनएस में ही अपराध ना होकर अदर लॉ में भी अपराध होंगी। ये बीएनएस में भी अपराध होंगी, लेकिन अगर कोई लोकल लॉ या स्पेशल लॉ है तो उसमें भी अपराध होंगी, ठीक है। इसके अलावा, इन दोनों खंडों के अलावा जितनी भी चीजें अपराध हैं बीएनएस में, वो दंडनीय अपराध है और बीएनएस के अंतर्गत आएंगी। इसका क्या मतलब हुआ, बीएनएस को दो भाग में बांट दिया है, ठीक है। ये कह रहा है कि अभी हम यहाँ पे देखेंगे कुछ धाराएं और सेक्शन जो बीएनएस के ही हैं, और वो बीएनएस के होते हुए भी अगर उससे संबंधित कुछ अलग लॉ भी दिया हुआ है, ठीक है, तो वो उसमें भी आ सकती है और बीएनएस में भी आ सकती है। उसके अलावा अदर पार्ट्स जो बीएनएस में दिया है प्लस अलग से उनके लिए और कोई लॉ नहीं है, तो हम सिर्फ बीएनएस में उसको दंडनीय अपराध मानेंगे। तो यहाँ अपराध की परिभाषा न देकर के अपराध को बता रहा है, ठीक है, सिंपल सी बात है। इसलिए तुमको परिभाषा में पहला अर्थ ही लिखना होगा, नैतिकता कानून नियम के विरुद्ध जो होता है वो अपराध है, ठीक है। ओके, देखो तुमको हम बता रहे हैं, अभी चैप्टर 5 पढ़ोगे, बालक के विरुद्ध अपराध, ठीक, ये बीएनएस में दिया हुआ है ना। बट पॉक्सो एक्ट भी है, इसको हम कभी पॉस्को बोल देते हैं, ठीक है। तो ये स्पेशल लॉ हो गया, और हमेशा स्पेशल लॉ जो है वो जनरल लॉ पे भारी होता है, ठीक है, या लोकल लॉ को जनरल लॉ से ज़्यादा महत्व दिया जाता है, और वही चीज़ है स्पेशल लॉ की। तो पॉक्सो जो है ये स्पेशल लॉ है, जनरल लॉ नहीं है और ना ही लोकल लॉ है। इसका क्या अर्थ हुआ बता रहे हैं, विधि भी बता दे रहे हैं। देखो हमको सिर्फ जो है वो पढ़ा देंगे, क्वेश्चन आंसर हम कहाँ जा रहे हैं, अब नहीं जाएंगे अंदर, नहीं तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे क्या क्या लिखना है, ठीक है। लोकल लॉ होता है किसी एक एरिया में जो बना दिया जाता है, और स्पेशल लॉ जो किसी विशेष विषय से संबंधित हो, जैसे बच्चों के लैंगिक, बच्चों के विरुद्ध लैंगिक अपराध से संबंधित पॉक्सो है, ठीक है। तो तुमको क्या लिखना है, वापस चल रहे हैं और हम इरेज कर देंगे फालतू का हर चीज, ठीक है। पहला तुम लोग को लिखना है अपराध की परिभाषा, जो मैंने यहाँ पे दी हुई है, अगर तुम्हारी सीरीज में कुछ दी है वो भी लिख लेना। ये लिख देना, कार्य और लोग दोनों अपराध में आते हैं, ये बीएनएस से हमने लिया था, ठीक है। और ये तब अपराध होंगे जब उनके साथ दंड जुड़ा हुआ है। इतना लिखने के बाद ये कहानी छोड़ देना, समझाने के लिए किया था, ठीक है। अब बीएनएस में अपराध कहाँ दिया हुआ है, तो ये मैं समझा रही हूँ और इसको तुम लोग अपनी भाषा में लिखोगे, ठीक है। देखो अब सिवाय में क्या क्या आता है, ठीक है। तो बता रहा है कि सेक्शन चैप्टर 3 में जब हम सेक्शन 8 पढ़ेंगे, ठीक है, उसका सब सेक्शन 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये इसका सब सेक्शन 8 का, फिर 9, 49, 50, अब ये सब तुमको याद नहीं करना है, मतलब ऐसे कुछ सेक्शन दिया हुआ हम छोड़ दे रहे हैं, नहीं बता रहे, ठीक है। ये सारे शब्द के अंदर अगर अपराध हैं, करीब 30-40 सेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। ये सारे अपराध हैं, ठीक है।
लेकिन ये अपराध सिर्फ बीएनएस के अंतर्गत ही दंडनीय नहीं है, बल्कि किसी लोकल लॉ और स्पेशल लॉ के अंतर्गत भी आते हैं। और सेम कुछ चीजें, ठीक है, इसी के पार्ट बी में दी हुई है। पार्ट बी में सेक्शन दिया 211, 212, 238, 39, 49, 239, 249, 253, 329, ठीक है। और फिर से वही बात कर रहा है कि इसमें जो अपराध आएंगे, बीएनएस के सेक्शन की बात हो रही है, फिर से वो स्पेशल लॉ या लोकल लॉ के अंतर्गत दंडनीय होंगे, जो 6 मंथ तक, या फाइन, या दोनों से। तो इसका मतलब ये सिर्फ इतनी सी बात कह रहा है, सिर्फ मैंने इतना समझाया, तुम लोग को नहीं लिखना है इतना फालतू, हम बेरहट में घुस रहे हैं। देखो अगली हेडिंग तुमको डालनी है बीएनएस में अपराध, और लिखना है बीएनएस की धारा 224, ये आईपीसी का मैंने 40 लिखा है, इसको मत लिखना, चेंज हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। में अपराध का वर्णन है, ठीक है। ये अपराध की परिभाषा देकर यह बताती है कि कौन सा अपराध बीएनएस में दंडनीय होगा, दंडनीय होगा। इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला जो बीएनएस में सिर्फ दंडनीय है, और दूसरा कुछ धाराएं दी गई हैं दूसरे में, और कुछ अपराध जो कि बीएनएस के साथ साथ लोकल, स्थानीय विधि और स्पेशल लॉ, विशेष विधि में भी दंडनीय है। बस इतना लिखना, इसको लिख के इतना छोड़ देना अगर तुम लोग नोट्स बना रहे हो, ठीक है। बस हो गया तुम्हारी परिभाषा, इससे ज्यादा नहीं जाना इसको। चलो, अपराध के आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं, या तुम लिखोगी जो भी तुम्हें शब्द लिखना है कि आवश्यक, सामान्यतः अपराध होने के लिए निम्नलिखित आवश्यक तत्व होने ही चाहिए। और सबसे पहले है मानव, ठीक है। अब मानव को तो मतलब तुमको प्रॉपरली डिफाइन करना है कि मानव क्या होता है, ठीक है, ठीक है। देखो मानव इम्पॉर्टेंट है, हमें पता ही मानव क्या है, लेकिन हमें यहाँ पर ये नहीं लिखना कि मानव के 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 नाक है। हमें ये लिखना है कि किसी भी कृत्य को अपराध होने के लिए यह आवश्यक है कि, देखो ये तुम लोग चारों हेडिंग डालोगे कि ये चार एलिमेंट होते हैं, फिर चारों एलिमेंट्स को अलग अलग एक्सप्लेन करोगी, ये नहीं कि जो है ऐसे कर दोगी, ठीक है। चारों हेडिंग डालोगी, फिर चारों को अलग अलग एक्सप्लेन करोगी। हम शॉर्ट नोट की तरह बनवा रहे हैं बस, ठीक है। तुम कि वो कार्य या लोग मानव द्वारा दूसरे मानव के विरुद्ध किया गया हो। अब देखो इसमें हम तुमको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे हत्या, तो ये तो साफ दिख रहा है मानव का मानव के विरुद्ध है। लेकिन मान लो चोरी है, तो एक इंसान संपत्ति के विरुद्ध अपराध कर रहा है ना। चोरी क्या है? संपत्ति के विरुद्ध अपराध। बट संपत्ति किसी अन्य मानव से संबंधित होती है, किसी अन्य मानव की क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इसलिए वो मानव के विरुद्ध अपराध हो गया, ठीक है। किसी भी प्रकार की आग लगा के दृष्टि करना, आपराधिक अत्याचार करना, ठीक है। आपने क्या किया? किसी जानवर को पीट दिया, जानवर के विरुद्ध अपराध। अगर वो जानवर किसी का पालतू है या किसी की प्रॉपर्टी है, किसी मानव का, तो भी आपने क्या कर दिया? मानव के विरुद्ध अपराध कर दिया। इसमें बस इतना करना ही, अलग से एलिमेंट नहीं आएगा लिखने को ना। इसके देखो दूसरा एलिमेंट है दुराशय, मेंसरिया, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हारे क्वेश्चन आएगा तो इसी पे आएगा, अगर अलग से क्वेश्चन पूछा तो, ठीक है, ओके। तीसरा है कृत्य, और चौथा है
क्षति। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कुछ चीजें एक्स्ट्रा। अगर फिर भी तुमको दिखाना है कि मानव को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है, तो हम देखो पुरुष की भी परिभाषा दी हुई है। कौन पुरुष होगा? 219 में जरूरी नहीं है इसका लिखना। 235 में 235 में महिला की परिभाषा लिखी हुई है। और सबसे जरूरी जो है 210 में जेंडर दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें मेल, फीमेल और अदर भी शामिल होंगे, ठीक है। और हमको जो परिभाषा, ये तो नहीं लिखना, बट हमको व्यक्ति लिखना है, ठीक है, व्यक्ति की परिभाषा हमको लिखनी है। फिर से तिरछा लिख रहा है, गंदा होने लगता है तिरछा लिखने लगो तो। क्या सेक्शन 226 में व्यक्ति की परिभाषा दी है। व्यक्ति मतलब मानव, ठीक है, इसकी परिभाषा हमको लिखनी है। और ये कहता है व्यक्ति में कंपनी, निगम इत्यादि आते हैं। अर्थात अगर कंपनी और निगम अपराध कर रहे हैं किसी के विरुद्ध, तो उनको एज ए मानव लिया जाएगा कि एज ए ह्यूमन वे अपराध कर रहे हैं। और अगर उनके विरुद्ध अपराध हो रहा है तो क्या होगा कि एक मानव के विरुद्ध अपराध हो रहा है। एक चीज याद रखना, ठीक है, ये प्रॉपर ह्यूमन नहीं है, लेकिन ये क्या है? विधिक व्यक्तित्व है। क्या है? विधिक मानव है, विधिक व्यक्ति है, ठीक है। ये लिख सकते हो नंबरिंग बढ़ाने के लिए। अब हम चलेंगे दुराशय पर, वेरी इंपॉर्टेंट, और दुराशय अच्छा खासा टाइम लेगा। ओके, सो दुराशय मतलब मेंसरिया, और इसको अच्छे से याद करना, 7th पेपर के लिए मैक्सिमम बन के आ सकता है। अगर नहीं याद हो रहा मेंसरिया तो देखो, मैन मतलब आदमी और रिया मतलब लड़की, तो किसी आदमी की लड़की, किसी आदमी की बेटी, किसी आदमी की लड़की, तो मेंसरिया ऐसे याद कर लेना, ठीक है। ओके ओके, चलो। दुराशय का मतलब होता है बुरा आशय, मेंसरिया अर्थात दूषित मन। किसी का अपराध को पूर्ण होने के लिए वह दुराशय के साथ किया गया होना आवश्यक है। बिना दुराशय के साथ किया गया अपराध अपराध नहीं होता, ठीक है। अगर दुराशय नहीं है तो अपराध नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 20 BNS, 7 साल से कम का बच्चा अगर है तो उसको दंडित नहीं किया जाता, क्योंकि न्यायालय ये उधारणा कर लेता है कि इस बच्चे का जो मस्तिष्क है ना, इसके अंदर दुराशय नहीं आ सकता। भले आ सकता हो, लेकिन हम ये मानेंगे कि नहीं आ सकता, ठीक, ओके। और उससे ऊपर मान लो कि 40 साल का आदमी है, ठीक है, प्रॉपर हेल्दी है, समझदार है, सब है, ठीक है। और ये क्या कर रहा था, मान लो 1860 की बात कर लो, जब गोली चलाना क्या कहते हैं गैर कानूनी नहीं था, हत्या करना गैर कानूनी था, गोली चलाना नहीं। ये क्या करता, एक पेड़ पर एक शेर बैठा था, मान लो शेर को मारना भी गैर कानूनी नहीं था। इसने क्या किया, पेड़ पर गोली चला इस शेर को मारने के लिए। इसको लगा पेड़ के पीछे शेर है, ठीक है, पेड़ पर नहीं बैठा था, पेड़ के पीछे। बट पेड़ के पीछे शेर ना होकर कौन था? एम खड़ा था, ठीक है। इसका आशय नहीं था, इसका आशय था, इसका आशय दुराशय नहीं था, मतलब बुरा आशय नहीं था, मतलब इसका आशय एम को मारने का नहीं था, ठीक है। तो यह कार्य क्या नहीं था? अपराध नहीं था, ठीक है। ओके ओके, किसी भी कार्य को अपराध होने के लिए उसको दुराशय के साथ किया जाना अति आवश्यक है, ठीक है। अभी हम तुम इसको अपवाद भी बताते हैं, इसका भी अपवाद होगा। नाउ मैक्सिम इसको लिख लो, 7th पेपर में काम आएगा, और यहाँ पे भी तुमको लिखना है, ठीक है। एक मैक्सिम है जिस पर ये आधारित है, एक्टस नॉन फेसिट रेमनिशी
मैनसिट्रिया, मैनसिट्रिया। ठीक है, देखो अपनी लैंग्वेज में कट करते हैं। मेंसरिया का इसमें फॉर्म है। एक्टस मतलब एक्ट, कार्य होगा। नॉन मतलब नहीं। ठीक है, तो वह कार्य प्रैक्टिस मतलब तत्व होगा। ठीक है, यह तथ्य होगा। तो वह कार्य जिसमें दुराशय नहीं है, वह कार्य जिसमें दुराशय नहीं है वह अपराध नहीं होगा। ठीक है, रुक जाओ, हमको थोड़ा सा जगह दो, हम बताते हैं। रुक जाओ, लिख दे रहे हैं यहाँ पे। अब देखो हम तुमको इसको बताते हैं। सो एक मैक्सिम था। ठीक है, एक मैक्सिम था, पहले था रियम लीगम नॉन फेसिट। ये तुमको नहीं याद करना है, छूना भी नहीं है इसको। ठीक है, मेंस सिट रिया। ठीक है, ओके, ये एक सूत्र था और इसी सूत्र के आधार पर जस्टिस कोक थे। कोक जस्टिस, अगर तुम लॉ कर रहे हो तो तुम सुनोगे। ठीक है, उनका नाम सुनोगे। और ये जो सिद्धांत था, ये वाला जो मैक्सिम है, रियम लेगिम नॉन फेसिट। ठीक है, ये सिद्धांत अगस्टाइन ने दिया था। अगस्टाइन इनका नाम थे ये। ठीक है, और इन्हीं के सिद्धांत को आधार बना के जस्टिस कोक ने ये सिद्धांत दिया, और ये सिद्धांत तुमको याद होना चाहिए। एक्टस नॉन फेसिट रेम निसी मेंसिट्रिया, अर्थात आप दुराशय के बिना किया गया कार्य अपराध नहीं होता। ठीक है, बस इतना समझ लो बहुत। ठीक है, अब तुमको एक केस बता देते हैं और जो तुम्हारे में होगा। ठीक है, एक केस हम बता देते हैं, एक दो केस बता देते हैं, लिख लेना कहीं पे। ठीक है, केस का नाम लिखो। अच्छा, हम लिख दें, यहीं पे लिख दें, हम लिख दें। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट केस है। सेराज मीन्स रिया से संबंधित है। ठीक है, डी रूडजन 1895, 1 QP, और जस्टिस राइट थे इसमें। जो जस्टिस थे उनका नाम था राइट। जो वो केस होते हैं उनकी जस्टिस का नाम भी याद होना चाहिए। देखो, तुमको एलएलबी में बहुत डीपली लिखना है तो इतना डीपली याद रखना है, वरना केस का नाम याद कर लेना बस। ठीक है, क्या हुआ, तो जो सिराज है, ठीक है, सॉरी, जो रूडजन थे, नहीं नाम बताएंगे तुम लोग कहोगे मैम नाम याद करना पड़ेगा। मान लो एक व्यक्ति एक्स है। ठीक है, एक व्यक्ति एक्स है, वो क्या करते हैं, वाई क्या है, पुलिस ऑफिसर है, ऑन ड्यूटी है। ठीक है, और ब्रिटिश लॉ में ऑन ड्यूटी ऑफिसर शराब नहीं पी सकता था। भले 95 का रूल था लेकिन सख्त रूल था। ठीक है, ऑन ड्यूटी आप शराब नहीं पी सकते हो। ठीक है, ओके। ना प्रश्न उठा कि एक्स, ये जनाब देखो, ये जनाब एक्स जो है, इन जनाब को शराब पकड़ा दिए, तो भाई इन्होंने तो क्राइम किया ना, एक्स ने क्राइम किया। प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई कि सिराज वर्सेस रूडजन में जो पुलिस थे, ये शराब जो बार होता है जहाँ शराब बिकती है वहाँ जांच करने गए थे। ठीक है, ओके, और अपना सारा बेल्ट, ड्रेस, बिल्ला, बिल्ला मतलब आईडी कार्ड, ठीक है, सब कुछ, मतलब जिससे पता चले कि ये
पुलिस वाले हैं वह पहन के नहीं गए थे। कोर्ट ने जो है इनको छोड़ दिया, कहा यहाँ दुराशय नहीं था, क्योंकि दुराशय तब होता कि मैं पुलिस वाले को शराब पिला के बेहोश कर दूंगा जब इनको ज्ञान होता। इनको तो पता ही नहीं कि आप पुलिस वाले हैं, तो इन्होंने अपराध किया ही नहीं और छोड़ दिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, और हाउस वर्सेस विनिस्टर भी होगा, एक दो केस और होगा तुम्हारे में, तो हम कोशिश करते हैं दिखाने की। ठीक है, अन्य केस, अब कहानी ऐसे याद आएगा, ऐसे लिखना है तुमको, कहानी में ही लिखना अपने शब्दों में। दूसरा केस होगा क्वीन। बहुत सारे केस हैं, दो तीन केस बता देते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और जहां जरूरी नहीं होगा वहां हम एक भी केस नहीं बताएंगे, अगर होगा तो देख लेना अपने बुक में, नहीं होगा तो मत देखना। 1889 का केस है। ठीक है, ये केस, हाँ आ गया केस, जो तुमको हम बता रहे थे उस दिन विवाह में, और हमको वो याद है, लेकिन हमको केस मिला नहीं था यार। वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, हिंदू लॉ में भी काम आएगा ये। ठीक है, हिंदू लॉ में भी काम आएगा। ठीक है, और बीएनएस में भी द्विविवाह विवाह में काम आएगा आगे। लेकिन हमको ये केस तो नहीं मिला था, लेकिन हमको कौन सा मिल गया था, रिफिश वाला ना, रिफिश। और चूंकि फैक्ट सेम था तो हमको लगा यही वाला नाम होगा, क्योंकि हमको याद नहीं आ रहा था, यही वाला केस था वो। ठीक है, टालसन, इसको ऐसे याद कर लोगे, इस बार तो हम नहीं भूलेंगे इसको क्योंकि हम दूसरा केस पढ़ लिया था, लेकिन फैक्ट सेम था। ठीक है, ओके। अब देखो कैसे सेम था। क्वीन और क्वीन और टालसन की नहीं, टालसन जी की शादी हुई थी। ठीक है, चलो एक्स और वाई की शादी हुई। इस वाली केस में जो हस्बैंड था वो जहाज पे काम ही करता था। इसमें जो हस्बैंड है वाई, ये जहाज पर 1 साल बाद घूमने गए थे, शादी के 1 साल बाद घूमने गए, और जहाज क्या हुआ, डूब गया। ठीक है, या कह लो कि वाई खो गए। ठीक है, ये कहाँ गए, खो गए प्रॉपरली, जैसे मतलब बाकी सब लौट आए होंगे बट ये नहीं मिले। ठीक, वाइफ ने उनके खोने के 7 साल बाद तक क्या किया था, वेट किया। ठीक है, 7 साल बाद तक वाइफ वेट किया, नहीं आए तो हमने पढ़ा है 7 साल मतलब मृत्यु की अवधारणा, और दूसरी शादी कर ली। जैसे ही शादी करके निकलने लगे, ये आ गया कहे मैं तो जिंदा हूँ, तो बोले लेकिन मेरी तो शादी हो गई, तो ये कोर्ट में वाइफ के खिलाफ केस कर दिए द्विविवाह का। ठीक है, कोर्ट ने कहा मेंसरिया नहीं है, दुराशय था ही नहीं। दुराशय, कोई भी कार्य अपराध बनने के लिए क्या चाहिए, दुराशय चाहिए। अब देखो, नहीं सॉरी, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, द्विविवाह में दुराशय की आवश्यकता नहीं होती। द्विविवाह एक मात्र अपराध है, एक दो नहीं, एक मात्र नहीं, 2-3 अपराधों में से एक है जिसमें बिना दुराशय के भी अपराध हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम एक्स हो, तुमने एक वाइफ है तुम्हारी, और तुमने दूसरी शादी कर ली, और कोर्ट में कहा सर मेरा कोई अपराध करने का इरादा नहीं था। दुराशय में दुराशय की आवश्यकता नहीं होती बहुविवाह करने के लिए, चाहे तुम लड़के हो चाहे लड़की। अगर तुमने दूसरी शादी की तुम दंडित होगे। ठीक, ओके। सो शादी के बाद क्या हुआ, हस्बैंड जी जब वापस आ गए तो उन्होंने केस किया और मेंसरिया वगैरह बताया सब। कोर्ट ने कहा मेंसरिया तो द्विविवाह के लिए आवश्यक नहीं होता है, ठीक है वो जाने दो, लेकिन विवाह उन्होंने प्रॉपर किया है। प्रॉपर कैसे किया है, 7 साल वाला रूल फॉलो किया, युक्ति युक्त तरीके से तुम्हारी खोजबीन की, और तुम नहीं आए, तब उन्होंने दूसरा विवाह किया। ठीक है, तो ये बना टालसन वाला, क्वीन बनाम टालसन वाला केस याद रखना, वहां पे भी काम आ जाएगा। ठीक है, ओके। इसके अलावा आर वर्सेस प्रिंस का भी केस बहुत बहुत अच्छा है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये तीसरा केस। इसके बाद केस, इस वाले एलिमेंट को इतना ज्यादा बता रहे हैं क्योंकि हो सकता है सिर्फ अपराध की परिभाषा पूछ के तुमसे पूछ ले दुराशय क्या है। ठीक है,
क्वेश्चन में जो आंसर होते हैं उससे भी पूछ लेता है, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है ना। तो 3 केस है, तीनों इंपॉर्टेंट है। नाउ आर वर्सेस प्रिंस का केस बहुत अच्छा है, ठीक है, और तुमको याद भी रहेगा, ठीक है। अभी तक हमने जो क्वीन और किंग पढ़ा ना, क्वीन और किंग, ये कोई व्यक्ति नहीं थे। जैसे हमारे यहाँ अगर हमें राज्य के खिलाफ, यूपी सरकार के खिलाफ केस करना है तो स्टेट ऑफ यूपी या सॉरी क्या होते हैं, भारत संघ, ठीक है। वैसे ही चूंकि क्वीन और किंग वहां के राजा थे, तो जब उनके खिलाफ, राज्य के खिलाफ केस होता था तो क्वीन या किंग लगता था। बट यहाँ पे जो प्रिंस है ये व्यक्ति का नाम है, और ये जो प्रिंस है ये, इन्होंने क्या किया, एक 16 साल की लड़की को भगा लिया। याद रहेगा, अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। 16 साल की लड़की को 1895 में भगा लिया, ठीक है। केस हुआ कि इन्होंने लड़की को भगाया है, लड़की अपने मन से गई थी, ठीक है। लड़की भले अपने मन से गई थी, लेकिन माइनर होने के कारण संरक्षक की अनुमति आवश्यक थी, ठीक। नाउ क्या हुआ कि ये जो 16 साल की थी, देखने में 25 साल की दिखती थी। तो प्रिंस ने प्रॉपरली पूछा था, इन्होंने कहा मैं 22-23 साल की हूँ, ठीक है, और देखने में भी लगती थी 25 साल की, 24-25 की लगती थी, मेजर लगती थी, माइनर नहीं लगती थी। कुछ लोग दिखते माइनर, ये नहीं दिखती थी। बट चूंकि यहाँ पे लड़की की सहमति आवश्यक नहीं थी, पेरेंट्स की सहमति आवश्यक थी, या विधिपूर्वक संरक्षक की, जो कि हमने कल हिंदू लॉ में पढ़ा है कि संरक्षक कौन होते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया, पेरेंट्स ने सर्टिफिकेट दिखाया, क्योंकि ब्रिटेन में तब भी सर्टिफिकेट बनता था। उस हिसाब से लड़की जो है 16 साल की थी, है ना। लड़की का नाम था एना फिलिप। एना फिलिप बहुत इंपॉर्टेंट केस है, हमेशा आएगा तुम्हारे, जब भी मतलब वकालत करोगे कहीं ना कहीं तुमको दिखता रहेगा, जुडिशरी, एपीओ, नेट, एलएलएम, हर जगह। नाउ अब तो प्रिंस फंस गए। तो प्रिंस ने कहा, सर अपराध करने के लिए दुराशय की आवश्यकता होती है। क्या होती है? दुराशय की आवश्यकता होती है। मेरा तो कैसे, तो ऐसे दुराशय तो था नहीं, मैंने पूरा विश्वास करके क्या किया था, उनको लिया था, उनसे सहमति ली थी, यही मुझसे झूठ बोली। कोर्ट ने कहा ये विवाह नहीं हो रहा, जहां दुराशय की आवश्यकता नहीं होती, बट विश्वास के कारण पे प्रॉपरली सब हो जाता है। कोर्ट ने कहा विश्वास का कारण नहीं देखेंगे हम, ठीक है। आपने अपराध किया है, आपने अपराध किया है, ठीक है। अगर हम मान लें कि आपने दुराशय नहीं था, ठीक है, अगर हम मान लें कि आपकी मना स्थिति जो थी, जो आपकी मन की स्थिति थी, वो बहुत अच्छी थी, ठीक है, तो इस प्रावधान का, किडनैपिंग का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। क्यों नहीं रह जाएगा? क्योंकि भविष्य में सब लोग कहेंगे हमको लगा था भैया ये बड़ा अच्छा है, ये बालिग है, ये है, वो है, किडनैपिंग करने के बाद बचाव ले लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ मानेंगे कि आपके पास दुराशय था और आप दायित्वहीन हैं, भले ही आपके पास दुराशय नहीं था, ओके। तो प्रॉपरली से जरूरी नहीं है दुराशय दिखना भी चाहिए, दुराशय साबित होना चाहिए, ठीक है। लीगली, यहाँ लीगली साबित हो रहा है, ये हो गया दुराशय और इतना पर्याप्त है, ठीक है। अब दुराशय के बाद तो हमने क्या क्या देखा, हाँ, सिराज वर्सेस रूटजन का केस देखा। सिराज वाला अच्छे से याद हो जाएगा। सिराज वर्सेस रूटजन, हम तुमको ट्रिक बता रहे हैं, देखो। सिराज से शराब बना लेना, और रूट जन से मतलब उस रूट पर कौन चला गया था, जनसेवक चला गया था। जनसेवक पब्लिक क्या होती है, जनसेवक होती है, ठीक है। ऐसे याद करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। और पब्लिक के राइट की बात हो रही है तो जस्टिस राइट थे। आर वर्सेस प्रिंस में थे, क्या था, आर्ट वर्सेस प्रिंस अच्छे से याद हो जाएगा। एक प्रिंस था, आया अपने सपनों की राजकुमारी को उठा के लेकर चला गया, ठीक है। और क्वीन वर्सेस टॉल्सन भी, ये तो याद ही रहेगा, ये तो याद रहेगा क्योंकि हिंदू लॉ में हमने कई बार पढ़ा है, ठीक है।
जब पत्नी ढूंढ रहे थे तो टाल मटोल कर रहे थे, 7 साल तक मिले नहीं, और जैसे ही पत्नी ने दूसरा शादी किया तो टपक पड़े। ठीक है, ये 3 केस बहुत है। नवकृत्य, ये भी इंपॉर्टेंट है और इसको भी हम अच्छे से बताएंगे, क्योंकि हो सकता है कि सिर्फ आपराधिक कृत्य के बारे में पूछे। 1 मिनट, 1 सेकेंड। क्योंकि इसके नीचे हमने वो लिख दिया ना, तो उसका आंसर काफी जगह ले लिया है। हमको उसके बाद तुम्हारे सीनियर्स को भी पढ़ाना है, लेकिन लग नहीं रहा आज होगा, शाम को ही पढ़ाएंगे। चलो, 3rd नंबर पे है कृत्य, और कृत्य मतलब होगा एक्ट। ठीक है, कैसा कृत्य होना चाहिए, इसमें लोप भी आएगा। ठीक है, इलीगल कृत्य होना चाहिए, इलीगल लोप होना चाहिए। कृत्य क्या परिभाषा होगी, वह कार्य, यहाँ लिख दे रहे हैं, जो मानव द्वारा अपनी इच्छा से किया जाना चाहिए। ठीक है, ओके। तो जो भी, जैसे कि बोलकर, चलकर, सीखकर, जो भी हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं, देखो बोलकर कैसे किसी का पीछा कर रहे हैं, नहीं बोलकर कैसे किसी को गाली दे रहे हैं, चलकर कैसे किसी को पीछा कर रहे हैं, तो अपनी इच्छा से कर रहे हैं ना, जैसे कृत्य में आता है। ठीक है, ओके। अब देखो, अपनी इच्छा से किया जाना चाहिए, क्योंकि अपनी इच्छा के विरुद्ध किया, हाँ सॉरी, अपनी इच्छा के नहीं लिखेंगे, मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य, ये लिखना है तुम लोग को। ठीक है, मेरा नहीं है। अगर कोई मुझसे जबरदस्ती मतलब धमकी देकर फोर्सफुली मुझसे कुछ कार्य करवा रहा है, जैसे कि चोरी करवा रहा है इत्यादि, तो मेरी इच्छा के विरुद्ध नहीं है। ठीक है, तो मेरी इच्छा से नहीं है। ठीक है, और इसके लिए एक मैक्सिम है, एक्टस, 1 मिनट रुक जाना तुम लोग, 1 मिनट, ओके। एक्टस नॉन फेसिट, सॉरी, नो 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 नो, ये तो पुराना वाला लगा बताने लगे, वो नहीं होगा, इच्छा वाला है। तो यहाँ पे ओके, चलो, बोल देंगे तो तुम लोग लिख नहीं पाओगे, इसलिए लिख दे रहे हैं। एक्टस में इनविटो, टाइटस, नॉन एक्ट, नॉन एक्ट मेंस एक्टस। ठीक है, अब देखो, अच्छे नंबर लाना है तो रखना है, अच्छा नंबर नहीं लाना है, बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी नंबर वैसे भी नहीं देते, तो 3 नंबर फर्क पड़ेगा। ठीक है, एक्टस मतलब कृत्य हो गया, मी मतलब मेरा हो गया, इनवाइटो मतलब हो गया, इसको तुम ले लोगे, मेंस एक्ट हो गया, जैसे मेंस एरिया था वहां दुराशय था, यहाँ कृत्य हो गया। ठीक है, ओके। और इनिशिएटिव, अच्छा ठीक है, ठीक है, विरुद्ध होगा, इसका अर्थ होगा विरुद्ध। ठीक है, और इसका अर्थ होगा किया गया, तो मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है। नाउ बीएनएस में जब तुम देखोगे तो सेक्शन 94 आईपीसी में था, एंड 27 या 8 में होगा, हाँ 28 में है। ठीक है, सेक्शन 28 में है, और ये चीज वहां परिभाषित है। ठीक है, ये चीज मतलब परिभाषित नहीं है ऐसे, सेक्शन 28 और 94 आईपीसी, तो इसको नहीं याद करना, इसी को याद करना है अगर याद करना तो। वेनस जो कहता है कि इच्छा के विरुद्ध धमकी कार्य जो होना चाहिए वो इच्छा से होना चाहिए, और इस कार्य में लोप आएगा।
इस कार्य में लोप आएगा, लोप आएगा। और इन दोनों की परिभाषा दी हुई है सेक्शन 21 एंड सेक्शन 225 बीएनएस में, ठीक है, वहां से लिख लोगे, ठीक है। अब देखो, अवैध भी परिभाषित है, इत्यादि, इतना पर्याप्त है, इससे ज्यादा नहीं आएगा इसमें, ठीक। और चौथा क्या था, क्षति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, क्षति होनी चाहिए। नाउ चारों एलिमेंट लिख के चारों को अलग अलग एक्सप्लेन करना है। क्षति कैसी हो सकती है, मानसिक और शारीरिक, ठीक है। देखो मानसिक में क्या होगा, अंदर से किसी को टॉर्चर करो तो वैसे, या फाइनेंशियली भी इसमें इंक्लूड होगा, ठीक है। और क्षति की परिभाषा तुमको मिलेगी सेक्शन 44 आईपीसी में, एंड लेट मी चेक इन बीएनएस, ओके। क्योंकि जस्ट क्लिक नहीं कर रहा मेरे, स्टार्टिंग नहीं था सर। वो डायरेक्ट हमको बीएनएस में जो है क्षति की परिभाषा डायरेक्टली दिख नहीं रही है। सो अगर तुमको परिभाषा लेनी होगी तो तुम क्या कर सकते हो, तुम सेक्शन 44 में दिया हुआ था आईपीसी, वहां से ले सकते हो, ठीक है। तुमको अभी जस्ट दिख नहीं रहा, ठीक है, ओके। क्षति किसको होनी चाहिए, शरीर को होनी चाहिए, वहां पे लिखा हुआ था क्षति हो सकती है, ठीक है। नहीं लिखना चाहो सेक्शन तो छोड़ सकते हो, तो नोटिस कर दे। और आई थिंक तुमको भी नहीं दिखेगा, क्योंकि हम कई बार देखे, हमको नहीं दिखा है परिभाषा क्षति की। ख्याति को भी हो सकती है, और किसको हो सकता है, मन हो गया, संपत्ति को हो सकता है ना। इसमें से किसी को भी अगर क्षति हुई है तो अपराध में जाएगा। मानसिक जैसे कि मानसिक हो गया, जैसे कि टॉर्चर करना, क्रूरता, एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम यहाँ पे। शारीरिक चोट पहुंचाना, हत्या इत्यादि। ख्याति में एग्जाम्पल मानहानि, ठीक है। और संपत्ति में एग्जाम्पल चोरी। चलो अब देखो इसके, चलो ना, परिभाषा थी अपराध, अपराध की हमने परिभाषा देखी, ठीक है। और उसके 3 एलिमेंट देखे थे। उसके बाद हमने देखे उसके अलावा जो मतलब कि परिभाषा थी। उसके बाद हमने देखा बीएनएस में जो परिभाषा दिया हुआ है 224 में, जो परिभाषा अपराध को 3 प्रकार से बांटता है, 2 प्रकार से, एक बीएनएस में दंडनीय अपराध, एक बीएनएस स्पेशल लॉ, लोकल लॉ में दंडनीय अपराध। और स्पेशल और लोकल लॉ में भी एक और दिया था जो 6 महीने या उससे के हिसाब से था, ठीक है। चलो अब 4 आवश्यक तत्व हमने देखे। मानव, चारों आवश्यक तत्व लिखना है। मानव के साथ हमने देखा दुराशय, फिर इसको लिखना है, नहीं तुरंत नहीं लिखना है, फिर लिखना है मानव है, दुराशय है, कृत्य करेगा, इसमें लोप भी इंक्लूड है, और फिर हमने देखा क्षति होनी चाहिए, ठीक। ये 4 एलिमेंट तुम लिख कर इन चारों को अलग से एक्सप्लेन करोगे, अलग अलग केस डालोगे, ठीक है। अगर सिर्फ कोई एक पूछ लिया, सिर्फ तुमसे दुराशय पूछ लिया, तो ऊपर का थोड़ा थोड़ा लिख के, इन सबको थोड़ा थोड़ा तुम लिख के दुराशय को अच्छे से, मतलब पूरा तीनों केस की इसमें क्या हुआ वगैरह वगैरह सब अच्छे से लिखोगे। फिर उसके बाद कंक्लूजन लिखोगे। कंक्लूजन क्या होता है, निष्कर्ष, तुमने क्या समझा, या एक शॉर्ट एस्से में टाइप में, जो तुमने ऊपर पूरा लिखा है उसमें एक शॉर्ट एस्से, चाहे पॉजिटिव चाहे आलोचनात्मक, जैसा तुमको समझ में आए। तुम्हारा एक क्वेश्चन हो गया। आज के लिए इतना ही, फिर हम कल लोग एक क्वेश्चन और करेंगे, कोशिश करेंगे उसमें 2-3 चीजें और हो जाए, ठीक है, ओके। तो यही है, हेलो ठीक है, तो मैम, 2 मेरे पास क्वेश्चन हो गया।